लेकिन एक और हमारा जो है वो आपके मित्र लोग, यानी आपका जो ये मीडिया के जो मित्र लोग हैं, उसमें भी कई लोग जो है वो विजय जुलूस निकाल रहे थे और विजय जुलूस निकालते निकालते अचानक उनको पलटना पड़ गया। हमारे रवीश जी हैं, आपके 4 PM वाले हैं, उन्होंने तो ईरान की विजय डिक्लेयर कर दी, अभी भी डिक्लेयर कर रहे हैं वैसे तो कुछ लोग तो, अरे ईरान ही जीता है। और आरफा और सवा और कौन है वो सौतेली अम्मा, क्या नाम है उनका, राणा सौतेली माँ, जानते हैं ना किसकी सौतेली माँ है? नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा, ये बता डालिए। मैं श्योर हूँ मैं नहीं जानता, तो हमारे व्यूअर्स में भी ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, बता ही डालिए। अरे भाई प्रतीक सिन्हा के पिताजी से तो उनके किस्से प्रसिद्ध है ना। ओके, तो प्रतीक सिन्हा पे राणा की छाया है। प्रतीक सिन्हा के पिताजी थे मुकुल सिन्हा, तो मुकुल सिन्हा के साथ कुछ आशना था, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहते क्या है, मतलब सब जानते हैं, गुजरात वाले, अहमदाबाद वाले खास तौर से। सौतेली अम्मा ही हुई ना, क्या हुई? मेरे ऊपर मेरे पत्रकारिता के जीवन में 103 डिफेमेशन के मुकदमे हुए, उसके बाद मैंने अपनी जबान को थोड़ा सा लगाम दिया हुआ। मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि मैंने सोनिया गांधी तक डिफेमेशन का मुकदमा झेला और जीता है, तो उसके बाद मैं इस तरह की बातों कहने से पहले थोड़ा सा अब संयमित हो चुका हूँ। तो उसमें से सिविल कितने थे? आप अभी ब्यूरोक्रेसी से निकल के आए, आपको पहली बार बोलने की आजादी मिली है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। मेरा क्या है कि नहीं, इसके लिए तो मैं तारीफ करूंगा राणा बीबी की, क्योंकि मैं आज से नहीं, इस सौतेली माँ वाला उपाधि उनको कम से कम 5-7 साल से दे रहा हूँ। उन्होंने कभी इसके ऊपर ऐतराज नहीं जताया। अच्छा, ऐतराज नहीं जताया, एक बार भी ऐतराज नहीं जताया, न एक बार भी नोटिस भेजा। लेके आओ। जबकि आपके कांग्रेस वाले जो है वो तो जब देखिए तब मर्जी आए कुछ न कुछ पेश तक कर दिया उन्होंने। जबकि जो कुछ कहा था वो मैंने नहीं कहा था, वो बांग्लादेश वाले भाई साहब है, उन्होंने कहा था, खाली हमने उनको कोट कर दिया था, उसी के ऊपर मुकदमा। कौन है असहिष्णु? आज इमरजेंसी की 50वीं सालगिरह है, तो ये भी तय होना चाहिए ना कि आखिरकार असहिष्णु कौन है। देखिए, मैं एक बात कहूँ बहुत सीरियसली, और मैं आपकी भी राय चाहता हूँ, और फॉर वंस आई एम नॉट जोकिंग। अक्सर इस तरह की बात कही जाती है कि मोदी जी ऐसा कह दें तो लोग ऐसा कर दें, लोग ऐसा कह दें तो ऐसा कर दें, इनको हर बात में मोदी के उल्टा चलना है, हर बात में। आज मैं देख रहा हूँ कि संजय राउत कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी ने इस देश पे एहसान किया, तो आप मतलब एकदम ही, मतलब इसको क्या कहें, एकदम दिमागी दिवालियापन कहें, क्या कहें। और सोचे बाल ठाकरे की पार्टी के लोग आज इमरजेंसी की तारीफ कर रहे, तो ये मुझे कभी कभी बाल ठाकरे ने खुद ने इमरजेंसी की तारीफ की थी, तो क्या गलत कह रहे हो? नहीं, जो बाल ठाकरे ने कुछ और भी कहा था सोनिया गांधी के आसपास रहने वालों को। खैर, पर चलिए उसको जाने दें। मेरा कहना है कि अब नरेंद्र मोदी को बहुत सीरियसली हफ्ते में एक बार कुछ इस तरह का बयान देना चाहिए कि सुबह उठना बहुत अच्छा होता है। फिर आप देखिए हफ्ते भर ये परेशान रहेंगे आपको बताने के लिए कि सुबह उठना कितना घातक है, रात को जगना चाहिए। या फिर मतलब आप सोचिए कि मोदी की खुन्नस में किसी ने योग दिवस की तारीफ नहीं की, योग दिवस की बधाई नहीं दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू की जो सबसे पहली पिक्चर्स आती है उनमें वो सर के बल खड़े शीर्षासन करे नजर आ रहे हैं। लेकिन मोदी की खुन्नस में ये योग दिवस तक से नाराज हो गए। तो मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ मजे लेने के लिए हफ्ते में एक आध बार इस तरह का बयान जारी करना चाहिए कि हमको अपने स्वास्थ्य को कंट्रोल में रखना चाहिए, हमें स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए। तुरंत देखिए पूरा एक हफ्ता ही आपको बताएंगे स्वास्थ्य बिगाड़ने के कितने फायदे हैं, सुबह जल्दी उठना चाहिए, या आपको बताएंगे रात भर जगने के कितने फायदे हैं। तो अब तो इनसे विचित्र हालत हो गई सर। मतलब इंटरनेशनल योगा डे पे नॉट 1% विश, और किसी मतलब योग क्या करेंगे आप, लेकिन किसी ने उसकी बधाई तक नहीं दी। भाई आज यूनाइटेड नेशन ने उसको अंतर्राष्ट्रीय वो दिया है, महत्व दिया है, अंतर्राष्ट्रीय कवरेज दिया है। अरब में योग हो रहा है, मक्का में योग प्रतियोगिता हो रही है, मक्का में। और आप देखिए वो मदरसों में योग हो रहा है।
वो जो मौलाना रिजवी जो कह रहे थे कि कुंभ की जमीन वक्फ की है, उन्होंने योग करते हुए मदरसे में अपना वीडियो रिलीज किया है और अपने सारे बच्चों को भी योग कहा। अरे भाई, मैंने अपने उसको अपना ही घूमता आईना भी दिखाया। वो योग कर रहे हैं और पूरे मदरसे के सब बच्चों को करा रहे हैं, सब बच्चों को करा रहे हैं सूर्य नमस्कार कर। तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया योग कर रही है, उससे भी इनको सब दिक्कत है, उससे भी प्रॉब्लम है साहब। अब इसको क्या कहा जाए? रवीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे, जो तुरंत तुरंत अपना स्टैंड बदल लेते हैं? नहीं नहीं, देखिए देखिए, रवीश कुमार को लोग गलत समझ रहे हैं, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ। जैसे अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ओके। इसलिए गलत समझ रहे हैं क्योंकि आपके जिन लोगों मित्र को, नहीं मेरे मित्र बिल्कुल नहीं है, हैं। रवीश को इसलिए लोग गलत समझ रहे हैं। लोगों को लगता है रवीश की बात गलत निकली, रवीश ने अपना स्टैंड बदल दिया, रवीश घटिया बात कर रहा है, ये रवीश झूठ बोल रहा है। भाई, उसको इस सबके पैसे ही मिल रहे हैं, आप समझे। उसको इस सबके पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, बड़ी मात्रा में मिल रहे हैं। उसको मैक्से से अवार्ड मिला है झूठ बोलने का, उसको बहुत पैसे मिल रहे हैं। तो भाई, अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप या मैं उसके बारे में क्या सोचते हैं? भाई, उसको ये झूठ बोलने की एक फॉलोइंग है, उस झूठ बोलने के उससे पैसे मिलते हैं, इस झूठ बोलने के उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलता है, झूठ बोलने पे इंटरनेशनल अवार्ड मिलते हैं। तो ठीक है, बोल रहा है अपना। आप कहते रहिए कि रवीश पागल हो गए हैं, वो अपने मस्त है। उसको उसे मालूम है कि जो कुछ भी वो बिल्कुल, पागलपन और कर क्या। रहा है उसे पेड फॉर दैट। तो कुल मिला के इसके लिए मैं एक लाइन हमेशा कहता हूं कि साहब, गंदा है पर धंधा है। ध्रुव राठी का भी धंधा है। ध्रुव राठी का ये धंधा को, एक्चुअली धंधा तो ध्रुव राठी, मतलब ये देखिए, रवीश कुमार को भी सिखाने वाला तो ध्रुव राठी ही है। इस धंधे से पैसे कैसे कमाए जाते हैं तो ध्रुव राठी ने ही सबसे पहले दिखाया, सबसे पहले दिखाया। रवीश ने उसको और रिफाइन कर दिया। उसने कहा कि जब पैसे मिल रहे हैं तो जर्मनी भागने की क्या जरूरत है, यही रुको, यही रुक के अपने पैसे कमाओ। मजे की बात यह है कि आप रवीश कुमार को याद कीजिए कि रवीश कुमार ने कहा था कि साहब कि एनडीटीवी को अडानी ने इसलिए खरीदा क्योंकि उसको रवीश कुमार को हटाना था। हालांकि उसने कुछ नहीं किया, रवीश कुमार खुद रिजाइन करके गए। और आज अगर आप देखें तो एक बड़ी अभूतपूर्व घटना हुई है कि इंग्लिश न्यूज़ चैनल की स्पेस में एनडीटीवी ने रिपब्लिक को पीछे छोड़ दिया। वो अर्णब गोस्वामी जो कहते नहीं थकते कि जिस दिन से उनकी चैनल लॉन्च हुई है उस दिन के बाद से एक दिन भी वो नंबर 2 पे नहीं गए, वो आज नंबर 2 पे और एनडीटीवी नंबर 1 पे पहुंच गई। देखिए आप। और एनडीटीवी नंबर 1 पे रवीश के दौरान कभी नहीं रही। लेकिन वो तो हिंदी में था ना, हिंदी वाली अभी नंबर 1 पे नहीं है। देखिए, रवीश का मैं मान के चलता हूँ, रवीश हो, ये हो, पुन प्रसून वाजपेयी हो, तो शर्मा हो, तो ये ध्रुव राठी हो, भाई गंदा है पर धंधा है, एक लाइन में अजीत समझ अंजुम को लीजिए। क्यों भूल गए आप? अजीत अंजुम का अजीत नाम लीजिए। अंजुम हो, ठीक है साहब। देखिए, एक बात और भी है, एक आपको बड़ी गजब की बात बताऊं। इन लोग इतने इतने शो कर रहे हैं, शो से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अब आप इनके शो पर जाकर देखिए, इनकी व्यूअरशिप 1/10 नहीं रह गई पहले के मुकाबले, लगातार गिरती जा रही है। लोग भी फ्रस्ट्रेट हो गए कि अबे रोज तुम हमको झूठ बोलते हो, रोज सवेरे कहते हो आज मोदी सरकार गिर जाएगी, आज योगी सरकार गिर जाएगी, आज यही तुम बकवास कर रहे हो आज 8-10 साल से। कब तक सुने भाई आदमी? धीरे धीरे लोगों का पेशेंस जवाब दे गया। और आप देखिए, पत्रकारिता में भी बहुत लोगों ने चोला बदला भी है साहब, पाला बदला भी है। अब तो बड़े नेशनलिस्ट हो गए हैं। उसमें एक महिला पत्रकार तो बहुत ही चर्चित है। तो ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे बहुत लोगों ने पाला बदला, बहुत लोगों ने चोला बदला है साहब। एक 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 टर्म और आ जाए, आपको सब नजर आएगा। योगी जी की बात आपने अच्छी कर दी। तो योगी जी तो अब उनकी तो अब लगता है उनको राजनीति भी आ गई है। आप कह रहे थे कि साहब वो पॉलिटिक्स आती नहीं है उनको और केवल एडमिनिस्ट्रेशन ना करते हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं है। मुझे तो लग रहा है वो राजनीति भी करते लगे। किस बारे में किस चीज का जिक्र कर रहे हैं आप? वो तो अमित शाह के साथ जो गलबैयां चल रही हैं। हाँ, अरे साहब, वो तो मैंने पिछले शो पे आपके बताया था आके बाकायदा कि साहब वो अपना बताया था, अपना लेकिन अपना उसके अपना, बाद तो अपना उसका रोल डिफाइन हो गया। और देखिए, साबित हो गया। उसके तुरंत बाद अगर आप ये बनारस में इन लोगों का वो देख लें, वही कह रहा हूँ मैं, उसके बाद तो राउंड 2 भी अगर हो गया।
बना, प्रूव भी हो गया वो। देखिए आप, उस जब पिछली बार मैंने आपसे ये बात कही थी तो आपने कहा था ये आपकी थ्योरी है, लेकिन वो थ्योरी मेरी प्रैक्टिकल हो गई बनारस में। आप देखिए, बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए दोनों की। और अमित शाह, मतलब ही कैन नॉट गेट इनफ ऑफ मोदी एंड वाइस वर्सा, योगी एंड वाइस वर्सा। तो आप इतना ऐसे बिछड़े भाइयों की तरह मिले हैं कि 8 साल बाद जैसे एक दूसरे को पहचाना हो कि अरे आप देखिए। हाँ, तो लेकिन ठीक है, ये बढ़िया बात है। लेकिन एक बात मैं फिर भी कहूंगा कि चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों ने सेटलमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं देखिए आपको एकदम बॉटम से बता रहा हूं, तमाम पद खाली पड़े हैं। जो पार्षद मनोनीत होते थे, मतलब पार्टियां तरसती हैं कि हमारी सरकार बने, हम कॉर्पोरेटर्स जो हैं इनको हम मनोनीत कर सके, सारे पद खाली पड़े हैं। अल्पसंख्यक आयोग खाली पड़ा है, महिला आयोग खाली पड़ा है, तमाम पद क्यों? जिले लेवल से साहब पता चला कि आप 28 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अभी तक क्यों नहीं अपॉइंट कर पाए? क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है भूपेन्द्र चौधरी माना जा रहा है वो बदले जाएंगे, वो नहीं तो अब भूपेन्द्र चौधरी क्यों नहीं बदले गए? क्योंकि जेपी नड्डा नहीं बदले गए। तो कुल मिलाकर ये जो इनका संगठनात्मक ढांचा है, दे विल हैव टू पे सम अटेंशन देयर, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सही मायनों में कार्डर बेस्ड पार्टी है, और उसको देखते हुए इतनी बड़ी पार्टी में इतने लंबे समय से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए, उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक अध्यक्ष बदलने की बात है वो नहीं कर पाए, उत्तर प्रदेश में जो आपके संगठनात्मक जिले हैं 98, उसमें 28 में आप आज तक अध्यक्ष नहीं रख पाए, आप पार्षदों को मनोनीत नहीं कर पाए, आप महिला आयोग अल्पसंख्यक आयोग नहीं भर पा रहे हैं, तमाम पद तमाम निगम खाली पड़े हैं। तो ये थोड़ा सा इनको अपना जो संगठनात्मक स्तर पे है उसको मेरे ख्याल से टॉप प्रायोरिटी देखना होगा। मुझे लगता है कि मोदी जी लगातार विदेश में बिजी रहते हैं, अमित शाह को हिस्से सब आ गया, मणिपुर उनके हिस्से है, कश्मीर उनके हिस्से है, बिहार उनके हिस्से है, भोपाल में विधायकों और सांसदों को ये बताना कि बातचीत कैसे की जाती है वो भी उनके हिस्से है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी उनके हिस्से है, पुलिस वालों की नियुक्ति भी उनके हिस्से है, तो सब कुछ उनके हिस्से आ गया है। तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बहुत ज्यादा, बहुत अधिक आवश्यकता